एक महिला जो विधवा होती है वो अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में देखती है तो बहुत लंबी भीड़ लगी होती है, लेकिन उसकी बेटी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो वो कंपाउंडर से कहती है कि बेटा देखो, मेरी बेटी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरी बेटी रो रही है। कंपाउंडर कहता है कि माता जी, आप तो देख रही हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी है, आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। अब वो जो महिला होती है दोस्तों अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर बैठ जाती है, लेकिन उसकी जो बच्ची होती वो दर्द से चिल्ला रही थी। माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अपनी बेटी की हालत देखकर, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख सकती है। फिर वो कंपाउंडर के पास पहुंचती है, कहती है कि एक बार मेरी बेटी को देखो, कि देखो मेरी बेटी कितना ज्यादा दर्द से चिल्ला रही है। कंपाउंडर देखता है तो भी सोचता है कि जो लड़की है सच में उसको दर्द हो रहा है और वो दर्द से परेशान है। अब वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचता है और जाकर उनके कानों में कहता है कि डॉक्टर साहब, एक महिला आई है जिसकी बेटी जो है उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उसकी बेटी रो रही है। डॉक्टर भी कहते हैं कि उस महिला से कहो कि अपनी बारी का इंतजार करे, अपने नंबर का इंतजार करे। कंपाउंडर कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने उसको एक घंटे पहले यही बोला था, लेकिन डॉक्टर साहब उसकी बेटी को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है, दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, रो रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। डॉक्टर साहब उसकी बेटी का जब पेट चेक करते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो ये समझने के लिए उसकी जांच कराते हैं। उस महिला से कहते हैं कि जाओ अपनी बेटी की जांच करा के लेकर आओ और वो जो रिपोर्ट है मुझे दिखाओ। अब महिला जो है अपनी बेटी का अल्ट्रासाउंड कराने जाती है। अल्ट्रासाउंड कराकर वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब जब उस लड़की का 12 साल की बच्ची का अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं। अब डॉक्टर साहब को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो बात है वो की माँ से वो कैसे बताए। अब डॉक्टर साहब अपने दिल पर हाथ रखते हैं और बड़ी हिम्मत से कहते हैं कि मैडम आप थोड़ा किनारे चलिए, मुझे बात करनी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पब्लिक होती है। आप जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में कितनी ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में कुछ ऐसी बात थी जो डॉक्टर सबके सामने नहीं कहना चाहते थे। वो उस महिला को किनारे लेकर जाते हैं। सब लोग भी चौंक जाते हैं कि आखिर में डॉक्टर साहब उस महिला को लेकर किनारे क्यों जा रहे हैं। वो किनारे लेकर जाते हैं और उस महिला से कहते हैं कि देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन ये जो बात है आप जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। महिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि डॉक्टर साहब क्या बात है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, जो आपकी बेटी है वो 2 महीने की गर्भवती है। अब इतना ही सुनना था कि महिला चौंक जाती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो, धैर्य रखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। अब वो जो महिला है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब आप फिर से मेरी बेटी की रिपोर्ट देखिए, हो सकता है कि ये किसी और की रिपोर्ट है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो, मैंने बहुत अच्छे से देखा है, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को देख के ही मैं समझ गया था कि तुम्हारी जो बेटी है वो गर्भवती है, लेकिन मैं कुछ कहने से पहले मैं चाह रहा था कि मैं श्योर कर लूं कि क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ और क्या ये सही है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारी बेटी की जांच कराई। अब ये सुनने के बाद जो महिला है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो दोस्तों घटना को पूरा सुनिएगा कि आखिर में कौन वो दरिंदा था जो इस 12 साल की बच्ची को जिसने गर्भवती कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी जब सोशल मीडिया पर निकलकर लोगों के सामने आती है तो चारों तरफ आज पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों आप भी जानना चाहेंगे कि 12 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी हैवानियत और इतनी दरिंदगी आखिर में कौन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम आपको सिलसिलेवार से इस घटना को पूरा बताते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट में उसे करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर ज्यादा देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है अयोध्या। अयोध्या नगरी की ये घटना है। अयोध्या में एक थाना पड़ता है पूरा कलंदर। पूरा कलंदर में एक गांव पड़ता है भदरसा कस्बा। भदरसा कस्बा के अंतर्गत एक गांव आता है। इसी गांव में एक विधवा महिला अपनी 4 बेटियों और एक बेटे के साथ वो रहती है। जो महिला थी उसका जो पति है 2 साल पहले उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद सारी जो जिम्मेदारी है परिवार की वो उस औरत के ऊपर आ जाती है। अब वो जो विधवा महिला थी अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए लोगों के घर में झाड़ू बर्तन किया करती और वो मजदूरी का काम किया करती थी। उसकी जो बेटियां थी वो भी मजदूरी किया करती थी। यानी कि इसी तरह करके जो विधवा महिला थी वो अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी और किसी तरह कैसे कैसे करके वो अपना जीवन गुजार रही थी। बेटा
लड़कियों में सबसे छोटा था, जिसकी उम्र होती है 6 साल की। एक दिन उसकी सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र 12 साल की होती है, लड़की को अचानक पेट में दर्द होने लगता है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा है। माँ उसको कुछ घरेलू उपाय करके दे देती है, लेकिन उसकी जो बेटी का दर्द है वो ठीक नहीं होता है। घंटे के बाद वो जिसकी बेटी है वो जमीन पर लेट जाती है और तड़पने लगती है और पेट पकड़कर दर्द से करहा रही होती है। माँ जब अपनी बेटी की हालत देखती है तो तुरंत उसको लेकर दौड़े दौड़े सरकारी अस्पताल में जाती है। वहां पर वो नंबर लेती है, उनको दिखाने के लिए अपने नंबर के आने का इंतजार करती है। लेकिन दोस्तों जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में कितनी भीड़ होती है, इसी कारण से उस महिला को काफी ज्यादा देर लग जाती है। उसके बाद से जो महिला का नंबर आता है तो वो जो महिला है डॉक्टर साहब को दिखाती है। तो डॉक्टर साहब उस बच्ची को देखकर बताते हैं उसकी माँ से कि आपकी जो बच्ची है 2 महीने की गर्भवती है। ये सुनने के बाद माँ बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद से दोस्तों वो जो महिला है अपनी बेटी को उस गले लगाकर दुलारती है, पुचकारती है और बहुत ज्यादा रोती है अपनी किस्मत पे भी, क्योंकि उसके जो पति है उसके पति की 2 साल पहले ही मृत्यु हो जाती है। वो महिला किसी तरह अपने 5 बच्चों को लेकर कैसे कैसे करके वो अपना मजदूरी करके पेट पाल रही थी। अब उसके ऊपर इतनी बड़ी आफत आ जाती है दोस्तों कि उसकी 12 साल की लड़की जो नाबालिग है कैसे वो गर्भवती हो सकती है। अब वो अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रोने लगती है और कहती है, बेटा मैं डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। बेटा तुम्हारे साथ ये किसने क्या किया है? बेटा तुम डरो नहीं, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसी ने क्या तुम्हारे साथ कोई गंदा काम किया है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? अब बेटी जो थी उसकी वो भी अपनी माँ को रोता देखकर वो भी रोने लगती है और माँ बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद से दोस्तों लड़की वो बताती है, जब मैं मजदूरी करके खेत से घर के लिए वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे बेकरी वाला मिला जिसका नाम राजू है। राजू मुझको बिस्कुट देने के बहाने से वो मुझे बुलाता है और कहता है कि चलो तुमको मालिक बुला रहे हैं और तुमको और तुम्हारे भाई के लिए बहुत ढेर सारे बिस्कुट देंगे। अब यही बिस्कुट की लालच देकर वो जो राजू होता है उस लड़की को अपने कारखाने में लेकर जाता है। वहां पर उसका मालिक होता है जिसका नाम होता है मोहित खान। अब मोहित खान उस लड़की को बिस्कुट देता है और कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं बिस्कुट में मिलाकर कि वो लड़की बिस्कुट खाने के बाद से बेहोश होने लगती है। उसी बेहोशी का फायदा उठाकर मोहित खान उस बच्ची के साथ बलात्कार करता है। खान का नौकर था जिसका नाम राजू होता है, वो उस बच्ची की वीडियो बना रहा था। उसके बाद से इसका भी मन करता है उसके साथ बलात्कार करने का, वो भी मौके का फायदा उठाता है। उसके बाद से वो भी उसके साथ गंदा काम करता है कि फिर धीरे धीरे होश में आने लगती है तो उसको ये वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने बनाई हुई होती है। वो कहते हैं कि देखो अगर तुम किसी को से कुछ भी कहोगे तो तुम्हारी जो वीडियो है हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और सबको दिखाएंगे कि देखो तुम कितनी गंदी बच्ची हो, और फिर तुमको बहुत ज्यादा बुरा समझेगा कि तुम बहुत गंदी लड़की हो। लड़की को बहुत ज्यादा डराते हैं, धमकाते हैं। लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और लड़की ये बात किसी से भी नहीं कहती है। अब इसी बात का मोहित खान और राजू फायदा उठाते हैं। अब वो वीडियो दिखाकर वो उसको ब्लैकमेल करते हैं और हमेशा उसके साथ 2 महीने तक जब भी उनको मौका मिलता, जब भी उनका मन करता, छोटी सी बच्ची नाबालिग बच्ची के साथ वो अपनी मनमानी करते, उसके साथ वो गंदा काम करते। इसी तरह करते करते 2.5 महीना बीत जाता है। 2.5 महीना बीतने के बाद लड़की को भी नहीं पता था, लड़की छोटी थी तो इसलिए उसको नहीं पता कि आगे चलकर उसकी जिंदगी में क्या परेशानी आने वाली है। सब बात उसकी माँ सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोई कैसे इतना हैवान हो सकता है कि एक 12 साल की बच्ची के ऊपर उसको दया नहीं आई। अब वो अपनी बच्ची को लेकर थाना, पूरा कलंदर थाना पहुंचती है। वहां पर वो दरोगा से मिलती है और सारी बात बताती है। कहती है कि मुझे FIR लिखवानी है। जो दरोगा होता है वो कहता है कि तुम्हें किसके खिलाफ FIR लिखवानी है। जो है वो अपनी रिपोर्ट दरोगा को देती है। दरोगा जब उसकी रिपोर्ट पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो महिला से कहता है, तुमने जो 2 नाम दिया है कार्रवाई हो जाएगी, FIR हो जाएगा, लेकिन जो एक नाम है इसमें से तुम ये जो नाम है इसको तुम काट दो और ये जो दूसरा नाम है इस पर हम कार्रवाई करेंगे। महिला कहती है कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, यही तो मुख्य आरोपी है, इन दोनों को मुझे सजा दिलवानी है। महिला की बात सुनकर दरोगा जो है वो भी परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और वो अपने बड़े अधिकारी थाना अध्यक्ष के पास पहुंचता है और ये सारी बात बताता है कि एक महिला आई है और ऐसा ऐसा मामला है और मोहित खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ वो FIR दर्ज करवाना चाह रही थी। फिर थाना अध्यक्ष जब ये सुनता है
तो वो भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है। वो दरोगा से कहता है कि देखो तुम एक काम करो, उस महिला को तुम टालने की कोशिश करो, तुम एफआईआर नहीं लिखना। अब वो जो दरोगा है उस महिला की एफआईआर नहीं लिखता है, वो उस महिला को टाल मटोल करता है। वो जो महिला थी वो काफी दिन तक थाना दौड़ती रहती है, लेकिन थाने वाले उसकी एफआईआर नहीं लिखते हैं। अब वो जो महिला जब परेशान हो जाती है, समझ जाती है कि जो थाने वाले हैं वो एफआईआर नहीं लिखना चाहते हैं। उसके बाद से वो जो महिला है एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिलती है। जो एक महिला होती है वो सामाजिक कार्यकर्ता से सारी बात बताती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो जो सामाजिक कार्यकर्ता होती है उस विधवा महिला को लेकर थाने पहुंचती है और वहां पर थाना अध्यक्ष और दरोगा से काफी ज्यादा बहस होती है। ये जो बहस है, बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पर मीडिया वालों को बुलाना पड़ता है। अब जब मीडिया वाले ये बात सुनते हैं तो चारों तरफ बिल्कुल हंगामा मच जाता है, शोर मच जाता है। इसके बाद से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, निषाद पार्टी, जितनी भी ये सब पार्टियां होती हैं वो मिलकर थाना पहुंचती हैं और काफी ज्यादा हंगामा मच जाता है। उसके बाद से जितनी भी मीडिया होती है वो भी वहां पर पहुंचती है। बाद से मजबूरन थाने वालों को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। तब तक दोस्तों ये जो बात है, बीकापुर विधान सभा के जो विधायक होते हैं जिनका नाम अमित सिंह होता है, ये बात उनको पता चलती है तो वो उस विधवा महिला को फोन करते हैं, की सारी जानकारी लेते। उसके बाद से उस विधवा महिला को लेकर वो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी बात बताती है तो योगी आदित्यनाथ सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उसके बाद से वो कार्रवाई के तौर पर जो दरोगा और थाना अध्यक्ष को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर 12 साल की लड़की के बलात्कार के बारे में विधानसभा में आवाज उठाते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि थाने वाले थे वो मोहित खान के ऊपर एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज कर रहे थे क्योंकि जो मोहित खान था वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। इन आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज करके जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और जितना हो सके इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि जो सजा है बाकी लोगों के लिए मिसाल बने और कोई ऐसा करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे। इसलिए सरकार को चाहिए कोई सजा न देकर इनको फांसी की सजा दी जाए, वो भी फांसी की सजा फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द इनको सजा दी जाए। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। जैसे आरोप में जितने भी आरोपी होते हैं उनको सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए, वो है फांसी की सजा। तो सरकार को अपने कानून में भी बदलाव करना चाहिए। जितने भी बलात्कार के मामले आते हैं उनमें आरोपियों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, वो भी 1 महीने के अंदर। लेकिन ये जो सरकार की ढिलाई है और सरकार की ढिलाई कहेंगे कि ऐसे जो अपराधी हैं वो ऐसा अपराध करने से पहले वो एक बार नहीं सोचते हैं। अगर उनको 1 महीने के अंतर्गत ऐसा कानून बने कि उनको फांसी हो तो फिर कोई मुजरिम, कोई भी आरोपी ऐसा करने से पहले, किसी भी लड़की, किसी भी महिला का बलात्कार करने से पहले दोस्तों एक बार नहीं वो 1000 बार सोचेगा। तो इसलिए हमें आज अपने कानून में बदलाव करने की जरूरत है। जब तक हमारे कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक इस तरह के अपराध जो हैं वो कभी नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों मैंने अपनी राय बता दी, आप क्या सोचते हैं कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।